नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश करवा। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा दोनों दलों यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की मुश्किलों की। आप सभी लोग जानते हैं कि 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे परिणाम आए उसने भारतीय जनता पार्टी को विवश कर दिया है कि वो अब साथी दलों के से बात करें और उनके बताए सुझावों पर ही विधेयक लाएं या अन्य कोई काम करें। आप सभी लोग जानते हैं सबसे बड़े एनडीए के घटक दल जिनके बल पर ये केंद्र की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं। नीतीश कुमार पहले से ही कुछ बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं और चंद्रबाबू नायडू ने भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। पहले उनकी वित्तीय ज़रूरतें थीं, जिन वित्तीय ज़रूरतों के लिए उन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव डाला, तो उसके लिए भी अब चूँक बजट आने वाला है, लिहाजा चंद्रबाबू नायडू ने भी इसी मद्देनज़र अपनी आंखें तरनी शुरू कर दी हैं। स्पष्ट तौर पर उन्होंने हालिया जो अमित शाह जी के बयान के आधार पर वो और ना नीतीश कुमार न ही एनडीए घटक दल का कोई भी सदस्य उनके साथ मजबूती से खड़ा हुआ। जब देश के गृह मंत्री ने इस संबंध में जब जानकारी चाही एनडीए घटक दलों से, तो एनडीए के चंद्रबाबू नायडू ने साफ कहा और उन्होंने सूत्र यहाँ तक बताते हैं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की एकता की सराहना की कि उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर इंडिया गठबंधन न सिर्फ समय समय पर बैठकें करता है बल्कि उनको विश्वास में लेकर सदन में उसी तरह के मुद्दे भी उठाता है, जबकि अपने एनडीए गठबंधन का उद्देश्य सिर्फ सत्ता ही प्राप्त करता। सरकार बनने के बाद उसकी न तो कोई बैठक हुई है और न ही हो तो गृह मंत्री के अध्यक्षता में, जिसमें कि खुद प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं रही, जिसको लेकर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी भी अमित शाह द्वारा दिए गए राज्यसभा में अंबेडकर साहब के जो लेकर जो बयान दिया है उसको लेकर क्या नाराज हैं, या वो जान गए हैं कि अब बात हाथ से निकलती जा रही है। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके आवास पर आयोजित बैठक में एनडीए से सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ही दिखाई दी, जबकि अन्य जो घटक दल के सदस्य हैं, चाहे वो राजभर रहे हों या निषाद पार्टी रही हो, केवल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जरूर बैठक में मौजूद रही और बताते हैं कि उन सभी ने जो भी एनडीए के घटक दल के सदस्य के तौर पर उपस्थित थे, उन्होंने साफ कहा कि इस बयान के आधार पर उनका समर्थन करना मुश्किल होगा। ये अलग बात है कि आपको राजनीति करनी है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं राज्यों में जिसको लेकर
हमें भी राजनीति करनी है और अनुसूचित जात जनजात की राजनीति मेरे लिए राज्यों में मजबूरी है, यानी कि प्रमुख है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार एनडीए के सामने मुश्किलें बढ़ती जा रही। उधर हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद इंडिया गठबंधन का जो कुनबा बिखरा था, राज्यसभा में अमित शाह के इस भाषण से वो एकजुट हुआ है। अभी हाल में ही शीतकालीन सत्र में किस प्रकार इंडिया गठबंधन के लोगों ने एनडीए की सरकार की धज्जियां उड़ा के रख दी और उन्होंने न सिर्फ सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन किया, बल्कि बाबा साहब के अपमान को लेकर जिस प्रकार ये आंदोलन पूरा देश में फैलता जा रहा है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि इंडिया गठबंधन खासकर या यूँ कहिए विपक्ष ने इस मुद्दे को धार देना शुरू कर दिया। लेकिन दिल्ली से एक खबर आई, आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली चुनावी राज्य है, उसमें इसी 8-9 दिन बाद चुनावी आचार संहिता लगने की पूरी संभावना, क्योंकि फरवरी में वहाँ कार्यकाल खत्म हो रहा है मौजूदा सरकार का। तो वहाँ इंडिया गठबंधन के नाते आम आदमी पार्टी ये चाहती थी कि कांग्रेस वहाँ चुनाव न लड़े, या कांग्रेस चुनाव लड़े तो केवल प्रतीकात्मक, वो अपने सीटों में भी उनको कुछ सीटें देने को लिए तैयार नहीं थी। मैंने पहले भी कहा था कि अगर अपने एक हमारी टाइमलाइन खोलकर आप देख सकते हैं कि इस संबंध में कि अगर केजरीवाल कांग्रेस को कुछ सीटें दे दें तो निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई होगी वो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी होगी। और 10 सालों की जैसी सरकार आम आदमी पार्टी ने चलाई है, निश्चित तौर पर उन्होंने कमज़ोर वर्गों के लिए काम किए हैं, शिक्षा के लिए काम किए हैं और मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी काम किए हैं। लेकिन तब भी 10 साल की सरकार की विरोध होता है, वो विरोध दिखाई भी दे रहा था। लेकिन राज्यसभा में दिए गए अमित शाह के बयान से जो उन्होंने मुद्दा लपका है और जो पूरी दिल्ली में इसको लेकर प्रदर्शन का दौर चलाया है, उसने न सिर्फ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कुछ कम की और 2 योजनाएं जो वो लेकर आए, जो महिलाओं के लिए 2100 रुपये की और जो बुजुर्गों के लिए जो 60 साल के बुजुर्ग हैं उनके लिए जो संजीवनी योजना है, जिसकी कि कोई लिमिट नहीं है कि कितने तक वो इलाज उनका होगा, सरकार उसे निःशुल्क रूप से कराएगी, चाहे वो अपने अस्पतालों में हो या निजी अस्पतालों में हो, नर्सिंग होम में हो। इन 2 योजनाओं का बहुत प्रभाव पड़ रहा था। उधर कांग्रेस ने भी इस चुनाव को मजबूती से लड़ने का फैसला, जिस तरह से प्रवेश साहब सिंह वर्मा रुपए बांटते हुए पकड़े गए, आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया। लेकिन जैसा कि आशा की जाती थी, इंडिया गठबंधन के दलों खासकर कांग्रेस ने इसको मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने महिलाओं के लिए शुरू गई योजना पर, जो कि संदीप दीक्षित जो कि अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने इस बात को लेकर सरकार को घेरा कि उन्हें गलत तरीके से महिलाओं को भ्रम में रखा है। कोई इस तरह की योजना जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि 1100 रुपये अभी हम दे रहे हैं, वो भी योजना नहीं चल रही है। और नई योजना अगर वो घोषणा करते तो ये सही रहता।
तो इस प्रकार उन्होंने सवालों के घेरे में खड़ा किया और जिस तरह से अपने दलों के कद्दावर नेताओं को लड़ाया है, उससे भी आम आदमी पार्टी की सांसें फूली हुई हैं। और कल कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन, जो कि वरिष्ठ नेता भी हैं, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष तो हाल अभी बदले गए, वहाँ पर देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन अजय माकन एक कद्दावर नेता कांग्रेस के माने जाते, पूर्व अध्यक्ष भी रहे दिल्ली की। तो उन्होंने एक बयान दिया और केजरीवाल को एंटी नेशनल कह दिया। निश्चित तौर पर यह भी बयान सही नहीं है, लेकिन जैसा कि चलन है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अपनों से सवाल खड़ा करने वालों को एंटी नेशनल कहती है, उसी तरह का बयान कांग्रेस के उन्होंने दिया। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने इसे पकड़ा और उन्होंने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तय किए हैं, यहाँ तक भी आरोप लगाया कि संदीप दीक्षित और अलका लांबा की फंडिंग भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कि नई दिल्ली से केजरीवाल के समक्ष संदीप दीक्षित और अलका लांबा, कालका जी जहाँ के मुख्यमंत्री इस समय विधायक हैं, उनके खिलाफ जो अलका लांबा लड़ रही, इनकी फंडिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा, अजय माकन ने जो बात बोली है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी अब इस फेर में लगी है कि वो इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन में जाएंगे, लेकिन उधर वो आम आदमी पार्टी ये क्यों भूल जाती है कि इंडिया गठबंधन का जो गठन है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। इस चुनाव के दौरान ही लोगों ने अपनी शेयरिंग की थी और जिस दिल्ली में चुनाव लड़ने को लेकर वो कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको ये जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव लड़कर किस गठबंधन धर्म का पालन किया था। तो निश्चित तौर पर दोनों गठबंधनों में एनडीए जो कि सत्ताधारी है और विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन है, उनके समक्ष बराबर की तकरार आपको दिखाई देगी। लेकिन ये तकरार कहाँ तक जाती है, ये देखना ज़रूरी होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।